Yes. So in unit number 3, there are two major topics of statistics which we are going to discuss. The first one is correlation and second one is regression. Now we'll try to understand what is correlation, what is regression, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास. All these things will discuss in this PPT. Right? तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इन दोनों के बारे में. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कोरिलेशन से. राइट, उसको डिस्कस करते जाएंगे, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं वो देखेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल्स, एंड देन विल गो विद सेकंड पार्ट, रिग्रेशन. तो मेन टॉपिक वाइज अगर देखें तो दो ही टॉपिक हैं यूनिट नंबर 3 में, स्टेट वाले पोर्शन में. एक है कोरिलेशन और दूसरा है रिग्रेशन. ये दोनों खत्म होते यूनिट नंबर 3 हमारा खत्म हो जाएगा. देन विल गो टू next unit. So let's see what is correlation and regression. Correlation and regression are statistical methods obviously, इसलिए तो हम लोग उसको स्टेट वाले पोर्शन में पढ़ रहे हैं. right, which are commonly used to compare two or more variables. right, for example comparison between income and expenditure या फिर comparison between price and demand. right, तो ये कोरिलेशन और रिग्रेशन जो है ये मोस्टली कंपैरिजन के लिए काम आता है, और दूसरे शब्दों में बोले तो टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम. दो डेटा जो हमारे पास है उन दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के काम आता है. राइट, फॉर एग्जांपल यहां पर जो आपको एग्जांपल दिया गया है प्राइस एंड डिमांड. ये प्राइस एंड डिमांड जो है ये किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से. जैसे अगर मैं बात करूं प्राइस और डिमांड की, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, ऑनियन. क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन क्या रहता है, ऑनियन ही रहता है. ऑनियन के प्राइस जैसे ही बढ़ेंगे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ जाएगा. राइट, कि भाई ऑनियन के प्राइस 100 रुपीज पर केजी को क्रॉस कर लिया या ये वैल्यू क्रॉस कर लिया. राइट, तो जब किसी चीज के फॉर एग्जांपल ऑनियन के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास हर एक महीने का एक फिक्स्ड बजट होता है, उसको पता है कि मुझे इतना ही खर्चा करना है. तो ऑनियन के लिए भी उसका फिक्स बजट होता है कि भाई इतना का ऑनियन मैं प्रेफर कर सकता हूँ या अफोर्ड कर सकता हूँ हर एक महीने में. तो अगर ऑनियन के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो बेचारा आदमी क्या करेगा, वो बेचारा आदमी यूसेज जो है वो कम कर देगा, वो ऑनियन खाना कम कर देगा. तो ऑनियन खाना कम कर देगा तो इससे क्या होगा कि ऑनियन की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि लोग कम यूज करेंगे अगर ज्यादा महंगा पड़ेगा तो. तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग उसको कम यूज करेंगे. या इसको दूसरे तरीके से भी देखो, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अगर प्राइस कम होता है तो क्या होगा कि लोग ज्यादा गोल्ड खरीदेंगे. क्योंकि गोल्ड का तो क्या है कि गोल्ड अगर खरीद के रख लिया तो उसके मतलब फाइनली तो प्राइस बढ़ेंगे, कुछ सालों बाद आपको उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं लोग. तो अगर मान लो किसी वजह से अगर गोल्ड के प्राइस बहुत कम हो जाते हैं, 10,000 का मतलब क्रैश हो गया प्राइस में, या 15 है तो चलो थोड़ा खरीद के रख लेते हैं. तो अगर गोल्ड का प्राइस कम होता है तो लोग क्या करेंगे, वो ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे. उससे क्या होगा कि उसका डिमांड बढ़ जाएगा. तो यहां पर भी वही है कि अगर प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा. तो यहां पर प्राइस और डिमांड जो है, राइट, वो ऑपोजिट डायरेक्शन उनका रिलेशन है, कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई. राइट, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई. राइट, तो ये दोनों का जो रिलेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सिमिलरली अगर आप दूसरा कोई एग्जांपल देखो, जैसे ये इनकम और एक्सपेंडिचर वाला. एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा. तो अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं ज्यादा खर्चा करूंगा. राइट, मेरे पास अगर पैसे खर्च करने के लिए तो ही तो मैं खर्च कर पाऊंगा. अगर मेरे पास इनकम ही नहीं है तो मैं खर्चा कहां से करूंगा. राइट, तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर जो है ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में बिलोंग करेंगे, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो खर्चा भी कम होगा. राइट, तो यहां पर सेम डायरेक्शन है. और प्राइस और डिमांड में क्या था, वहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन था. तो इस तरह का रिलेशन आप लोगों को पता चल सकता है यूजिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. तो इस तरह का जो भी एनालिसिस और स्टडी जो है वो हम लोग किससे करेंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशन से. कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों रिलेटेड है या ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटेड है, किस तरह का रिलेशन दोनों के बीच में है, ये सारा एनालिसिस इन दोनों चीजों से हम लोग कर पाएंगे.
यूजिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, राइट। सो सबसे पहले कोरिलेशन क्या काम करता है? कोरिलेशन मेजर्स द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। एसोसिएशन मतलब क्या? एसोसिएशन मतलब कि वो वेरिएबल किस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे से, हाउ दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, राइट, दैट वी कैन मेजर यूजिंग कोरिलेशन। और दूसरा, कोरिलेशन से हमको ये भी पता चलेगा हाउ स्ट्रांगली दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें, कुछ वेरिएबल्स वो दोनों एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, कभी कभी रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में काफी वीक होता है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप इट इज ऑल्सो मेजर्ड बाय दिस टूल कोरिलेशन। तो कोरिलेशन से हम लोग एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, ये चीजें मेजर कर सकते हैं। देन यूजिंग द रिग्रेशन, अब रिग्रेशन क्या काम करेगा? रिग्रेशन मींस द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, और ये जो रिलेशनशिप है इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट मोस्ट लाइकली वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल फॉर स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल। तो रिग्रेशन का स्पेसिफिकली फोकस किसके ऊपर रहता है कि एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे उसका इंपैक्ट क्या होगा, राइट। ये चीजें मेजर करने के लिए हम लोग रिग्रेशन यूज करते हैं। तो इस तरह से रिग्रेशन और कोरिलेशन जो वो डिफरेंट है। कोरिलेशन का काम क्या है? कोरिलेशन आपको ये मेजर करके देगा कि ये जो दो डेटा आपके पास है, दो वेरिएबल है, वो रिलेटेड है कि नहीं, उन दोनों के बीच में रिलेशन है कि नहीं, राइट। बट रिग्रेशन जो है वो आपको ये चीज कैलकुलेट करके देगा कि अगर मैं एक वेरिएबल को चेंज करूं तो कितना इंपैक्ट रहेगा दूसरे वेरिएबल के ऊपर। तो कोरिलेशन हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करके देगा, और रिग्रेशन जो है वो हमको ये बताएगा कि एक वेरिएबल में चेंज होने से उसका इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या रहेगा, राइट। दिस इज द टास्क ऑफ रिग्रेशन, ये रिग्रेशन हमारे लिए करके देगा हमको, राइट। तो ये दो टूल हैं जो हमको इस यूनिट में डिस्कस करने हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टूल, कोरिलेशन। वो पूरा खत्म करेंगे हम लोग, देन आफ्टर विल गो विद रिग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ कोरिलेशन फर्स्ट। सो आई थिंक ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को पिछले स्लाइड में मेंशन की, दैट कोरिलेशन इट गिव्स यू रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, या फिर कितना स्ट्रांगली वो दोनों वेरिएबल एसोसिएटेड है, राइट, दैट वी कैन मेजर यूजिंग द कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम लोग कोरिलेशन का टूल यूज करके रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज हाइट एंड वेट, राइट। मोस्टली क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो जैसे जैसे ग्रो होते जाते हैं, जैसे उनका हाइट बढ़ेगा वैसे उनका वेट भी बढ़ेगा, राइट। बट जैसे ही वो एक बार बड़े हो गए, व्हेन दे ग्रो एडल्ट, उसके बाद क्या होगा कि उनका हाइट बढ़ना स्टॉप हो जाएगा, और मोस्टली अगर वो लोग अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, तो उनका वेट भी आई थिंक कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो जाता है। बट जब तक उनका चाइल्डहुड होता है तब तक क्या रहेगा कि जैसे जैसे उनका हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनका वेट भी बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पर हाइट और वेट के बीच में कुछ तो कुछ रिलेशन है, और वो भी दिख रहा है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है कि इंक्रीजिंग है। हाइट बढ़ रहा है तो साथ में वेट भी बढ़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, राइट। तो ये दो ऐसे डेटा हैं जिन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। सेकंड है रिलेशन बिटवीन एज एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, राइट। एज का क्या है कि एक बार जो यंग एज है वो खत्म होने के बाद जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है, राइट, हमारा बॉडी जो है वो डेटेरियोरेट होता जाता है। डेटेरियोरेट मतलब वो कमजोर होते जाता है, राइट। आप किसी 70 ईयर ओल्ड किसी आदमी की बॉडी देखो और किसी 30 साल के यंग आदमी की बॉडी देखो, दोनों में काफी फर्क होगा, राइट। जो यंग आदमी है उसकी बॉडी काफी स्ट्रांग होगी, राइट, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी विल बी वेरी हाई। और उसी के सामने अगर कोई 70 ईयर्स का कोई बूढ़ा आदमी है, राइट, उसकी अगर बॉडी देखो, उसकी बॉडी काफी वीक होगी, राइट। तो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो एज के साथ साथ कम होती जाती है। तो यहाँ पर एज और बॉडी स्ट्रेंथ, अगेन ये दोनों रिलेटेड चीजें हैं, और उन दोनों के बीच में भी रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। बट यहाँ पर कैसा रिलेशन है, यहाँ पर डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट है। सी, एज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगी, राइट। एक साइड इंक्रीज हो रहा है और दूसरी साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है।
जैसे पहले वाले में क्या था, पहले वाले में सेम डायरेक्शन था, यहां पर वो डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, राइट। और जैसे तीसरा एग्जांपल है टेम्परेचर एंड रेन। हम लोग बोलते हैं ना मानसून में, या आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो आज बारिश होगी, राइट। तो ज्यादा गर्मी है तो बारिश होने के चांसेस हैं। सो हियर टेम्परेचर एंड रेन दे आर आल्सो रिलेटेड, राइट। वो दोनों भी क्या है, रिलेटेड, और उन दोनों के बीच में भी रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। और जब मैं ये बोल रहा हूं कि हम दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, दैट मीन्स हमारे पास अगर डेटा है ये वेरिएबल्स के लिए, राइट, देन वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशन। हमारे पास पहले डेटा होना चाहिए, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा। स्टैटिस्टिक्स जो है वो पूरा डेटा रिलेटेड है। डेटा को इंटरप्रेट करो, डेटा को एनालाइज करो, डेटा को यूज करके कंक्लूजन दो, राइट। ये सारी चीजें हम लोग स्टेट में करेंगे। तो ये जो मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि इन दोनों के बीच हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। बट ये हम तब कर सकते हैं जब ये सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल हो। जैसे पहले एग्जांपल, मेरे पास हाइट और वेट का डेटा होना चाहिए। दूसरे मेरे पास एज और बॉडी स्ट्रेंथ का डेटा होना चाहिए। तीसरे में टेम्परेचर और रेन का डेटा होना चाहिए। देन आई कैन एस्टैब्लिश रिलेशन, राइट। सो डेटा इज नीडेड, देन वी कैन एस्टैब्लिश कोरिलेशन बिटवीन देम। सो दिस इज समथिंग अबाउट कोरिलेशन। अब चलो, ये इंट्रोडक्शन तक तो ठीक है, ये थोड़ा बहुत समझ में आता है कि क्या हम लोग करने वाले हैं इसमें। Guys, my laptop lost connection, give me 2 minutes, I'll be back. Yes, we are back now, right? So ये तो इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई कोरिलेशन एक्चुअली है क्या चीज, ये कोरिलेशन होता क्या है। अब कोरिलेशन अगर कैलकुलेट करना है हमको, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होंगे हमारे पास। देखते हैं कोरिलेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बिफोर मेथड्स वी वांटेड टू डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। चारों टाइप हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो व्हाट आर दी 4 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। Second is linear and non-linear correlation. Third is partial and total correlation. And fourth one is simple and multiple correlation. Right? So नाम सुनने में थोड़े नए लग रहे होंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग पहली बार देख रहे हैं. But again, if you see logic wise, all the 4 types are very easy to understand. Right? One by one चारों टाइप हम डिस्कस करेंगे. Right? काफी इजी लॉजिक है चारों के. So let's see the first type, positive and
नेगेटिव कोरिलेशन। सो व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन? उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपके पास अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और अगर वो दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन मतलब क्या, कि अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो तो वाई की भी इंक्रीज हो, एक्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो तो वाई की भी डिक्रीज हो, राइट? अगर सेम डायरेक्शन में दोनों चेंज हो रहे हैं, देन दिस काइंड ऑफ वेरिएबल हैव पॉजिटिव कोरिलेशन। इस तरह के वेरिएबल में जो रिलेशन मिलेगा वो कैसा रहेगा? इट विल बी पॉजिटिव कोरिलेशन। तो सिंपल सा लॉजिक है पॉजिटिव कोरिलेशन का। अगर वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, इफ दे आर वेरिंग इन सेम डायरेक्शन, देन दे आर कॉल्ड और दे आर said to have positive correlation, right? तो सिंपल वर्ड्स में, if one variable is increasing, then second one should also increase, और अगर पहला वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल हाइट और वेट, तो जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था, चाइल्डहुड में जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों का वेट भी बढ़ता है। तो हाइट 150 है तो वेट 58 केजी है, हाइट 157 हुआ तो वेट 62 हुआ, हाइट 163 है वेट बिकम 68। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे उन वेट भी बढ़ रहा है, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, दे बोथ आर इंक्रीजिंग। तो इस एग्जांपल में जो रिलेशन है वो कैसा है? इट इज हैविंग पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए आपको क्या लॉजिक याद रखना है? इफ बोथ द वेरिएबल्स आर चेंजिंग इन सेम डायरेक्शन, देन दे आर हैविंग पॉजिटिव कोरिलेशन। अब सेम डायरेक्शन मतलब वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट सेम होना जरूरी है। देन सेकंड वन इज नेगेटिव कोरिलेशन। ऑब्वियसली पॉजिटिव में अगर सेम डायरेक्शन है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होना चाहिए, या फिर अगर पहला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो अगर दोनों वेरिएबल का डायरेक्शन जो है वो अगर ऑपोजिट है, देन विल से द वेरिएबल्स आर हैविंग नेगेटिव कोरिलेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। सो इट विल बी लाइक दिस, इफ बोथ द वेरिएबल्स वेरी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए? डिक्रीज, और अगर पहला डिक्रीज हो तो दूसरा क्या होना चाहिए? इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल हमने जो देखा था प्राइस और डिमांड वाला एग्जाम्पल, तो प्राइस और डिमांड में क्या होगा? जैसे यहाँ पर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है, पहले 10 थी, देन 8, देन 6, देन 5, देन 4, और उसकी डिमांड जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। 10 के लिए डिमांड क्या था? 100, 8 के लिए डिमांड हो गया 200, 6 के लिए डिमांड हो गया 300। तो यहाँ पर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है एंड द डिमांड इज increasing. So here both the variable price and demand, they have opposite direction, right? यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? दोनों का ऑपोजिट है। That's why these two variables have negative correlation, right? तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये हुआ हमारे कोरिलेशन का पहला टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्शन के ऊपर। अगर डायरेक्शन सेम है देन वी हैव पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है देन वी हैव नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? सो सिंस दिस इज थियरी पोर्शन, तो बार बार मैं आप लोगों को पूछता रहूंगा कि ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव रिस्पॉन्स, ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग क्लियर हैं। सो इज दिस फर्स्ट टाइप क्लियर टू ऑल? ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? जितने भी लोग सेशन में प्रेजेंट है, एवरीवन नीड टू रिस्पॉन्ड। सब लोग रिस्पॉन्स दो। ओके, सो दैट मीन्स द लॉजिक इज क्लियर टू ऑल, राइट? तो ये जितने भी चार टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन भले ही आपको पीपीटी में जो भी दिया हो, आप लोग सिर्फ लॉजिक याद रखो, राइट? लॉजिक से आपको समझने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी, राइट? सो व्हाट्स द लॉजिक हियर? सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव कोरिलेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन देन नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? नाउ लेट्स मूव टू सेकंड टाइप. So what is second type of correlation? It is linear and non-linear correlation. अब ये linear और non-linear correlation क्या है? तो linear और non-linear correlation जो है वो इस तरह से डिफाइन होगा। मान लो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, राइट? उन दोनों का जो भी आपके पास डेटा है
उनका आप रेशियो निकालो। रेशियो मतलब क्या, x डिवाइडेड बाई वाई। x बाई वाई निकालोगे तो भी चलेगा, y अपॉन x निकालोगे तो भी चलेगा, राइट, दोनों में से कोई भी चलेगा। बट वो जो रेशियो है x अपॉन y का, वो अगर वो हर एक डेटा के लिए कांस्टेंट रहता है, देन योर कोरिलेशन इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। और अगर वो वैल्यू नॉन कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट नहीं रहता, देन वी कॉल इट नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो ये चीज कैसे मिलेगी हमको, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल ये डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मिल्क और पनीर के लिए, कि भाई 5 लीटर दूध से कितना केजी पनीर बनेगा, ये ऐसा कुछ एग्जांपल है। तो यहां पर मिल्क का जो डेटा है वो लीटर्स में है और पनीर का जो डेटा है वो केजी में है। सो अगर हम यहां पर रेशियो लेके देखें, मान लो ये मेरा x वेरिएबल हुआ, पहला x, एंड दिस इज माय y वेरिएबल। तो अगर मैं यहां पर x डिवाइडेड बाय y कर दूं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डेटा के लिए 5 डिवाइडेड बाई 2 करो तो क्या मिलेगा, 2.5। फिर 10 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, 2.5। 15 बाई 6 करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, 2.5। राइट, सिमिलरली इसके लिए भी वही वैल्यू मिलेगा, एंड सेम थिंग फॉर द लास्ट वन ऑल्सो। तो यहां पर जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका जो रेशियो है वो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, राइट, इट इज हैविंग वैल्यू 2.5। अब ये कांस्टेंट मिलने से एक्चुअली होगा क्या, ये जो मेरा रेशियो है x अपॉन वाई, राइट, इसका मुझे वैल्यू मिल गया 2/5। अब मैं y को अगर मल्टीप्लाई कर दूं ऑन दी राइट हैंड साइड, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स y। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में आप देखो y का पावर भी 1 है, x का पावर भी 1 है, और अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं 2D में, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट। तो रेशियो कांस्टेंट होने से क्या होगा, रेशियो कांस्टेंट होने से उन दोनों के बीच में इस तरह का कोई रिलेशन बनेगा जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। बिकॉज जब भी ये वर्ड आपको सुनने को मिले लीनियर, तो समझ लो कि उसका ग्राफ क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। बिकॉज लाइन, उसी से तो ये वर्ड बना है लीनियर, लाइन लीनियर, लाइन लीनियर, राइट, वो दोनों कनेक्टेड वर्ड्स हैं। तो जब भी किसी इक्वेशन का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिले, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो यहां पर भी ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू 2.5 टाइम्स y, ये लीनियर इक्वेशन है, राइट। तो यहां पर हमारे दोनों वेरिएबल्स जो हैं x और y, वो लीनियरली रिलेटेड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन, राइट। तो लीनियर कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका क्या है, रेशियो ले लो। अगर रेशियो कांस्टेंट मिले, देन दी वेरिएबल्स आर हैविंग लीनियर कोरिलेशन। और यही रेशियो अगर कांस्टेंट नहीं रहता, राइट, तो हमको क्या मिलता, नॉन लीनियर कोरिलेशन। मतलब उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, कुछ और मिलता, हो सकता है पैराबोला मिले, या कोई साइन जैसा कोई कर्व मिले, या कोई भी और कर्व मिले। इन शॉर्ट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इट कैन बी एनी कर्व। सो इफ द रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर, या फिर उसको हम बोलेंगे कर्वी लीनियर, क्योंकि उसमें हमारा ग्राफ जो है वो कोई कर्व देगा हमको। फॉर एग्जांपल ये डेटा देख लो, इसमें एक्सपेंसेस जो है वो हमारा x वेरिएबल है, एंड दी सेल्स इज योर y वेरिएबल। तो इसमें मैं अगर हमारा रेशियो कैलकुलेट करूं 3/8, वो जो रेशियो मिलेगा, दैट वैल्यू इज नॉट सेम लाइक 6/12। 6/12 और 3/8 का रेशियो जो है वो सेम वैल्यू नहीं देगा आपको। दैट मीन्स हियर द रेशियो इज नॉट कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी डेटा। तो ये जो डेटा है, इट इज हैविंग नॉन लीनियर कोरिलेशन, राइट। तो लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लॉजिक क्या है हमारा यहाँ पर, कि रेशियो कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट। अगर रेशियो कांस्टेंट है तो लीनियर कोरिलेशन है, अगर रेशियो नॉन कांस्टेंट है तो नॉन लीनियर कोरिलेशन है, राइट। दिस इज द लॉजिक ऑफ सेकंड टाइप। नाउ इज दिस सेकंड टाइप क्लियर टू ऑल, ये लॉजिक सबको क्लियर है, कब लीनियर होगा और कब नॉन लीनियर? सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे? ओके, वेरी गुड। ओके, सो दैट मीन्स द सेकंड टाइप इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल, राइट। पहला टाइप क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइप, पॉजिटिव
कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन, जो किससे कनेक्टेड था, विद द डायरेक्शन। सेकंड टाइप हमने देखा लीनियर नॉन लीनियर, जो किससे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड विद द रेशियो, वेदर इट इज कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट। नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव टू थर्ड टाइप। कोरिलेशन का तीसरा टाइप क्या है वो देखते हैं। थर्ड टाइप इज सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब ये सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन भी बहुत इजी है समझने में। ये इसका लॉजिक क्या है कि आप जो भी वेरिएबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसमें सिर्फ दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ अगर हम दो वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा, सिंपल कोरिलेशन। सिंपल क्यों, क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, उनके अलावा और कोई इंपैक्ट डालने के लिए है ही नहीं तीसरा वेरिएबल। बट अगर हम एक से ज्यादा वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, जैसे 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, तो हर एक वेरिएबल अपना कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालेगा, राइट, कोरिलेशन के ऊपर। तो उस केस में हमारा जो कोरिलेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन। तो ये सिंपल और मल्टीपल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव or how many variables are there under study. So if two variables are under study, then we call it simple correlation, and if more than two variables are under study, then we call it multiple correlation. तो ये सिंपल और मल्टीपल होना सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। अगर दो है तो सिंपल है, दो से ज्यादा है तो मल्टीपल है, राइट। सो अगेन इट हैज वेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन, काफी सिंपल सा लॉजिक है इसका, बट इट्स नॉट टफ टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स योर थर्ड टाइप ऑफ कोरिलेशन, सिंपल एंड मल्टीपल। एंड लास्ट फाइनली द फोर्थ टाइप ऑफ कोरिलेशन इज partial correlation and total correlation. Now what is this partial and total correlation? ये जो partial और total correlation है इसका मतलब क्या है, ये partial और total correlation आपको तभी मिल सकता है जब आप दो से ज्यादा वेरिएबल स्टडी कर रहे हो, राइट। तो पहले तो हमको ये चीज कंफर्म हो गई दैट वी आर स्टडिंग मोर देन, सॉरी लेट मी इरेज दिस, राइट। नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी ग्रेटर देन 2, राइट। यहां पर हम लोग दो से ज्यादा वेरिएबल को स्टडी करेंगे। अब मान लो हम लोग 3 वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, या 5 वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, या 10 वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं। अब उस 5 वेरिएबल में से मान लो मैं एक या दो वेरिएबल को छोड़ दूं और बाकी 3 वेरिएबल को यूज करके मैं कोरिलेशन एस्टैब्लिश करूं, तो वो जो कोरिलेशन एस्टैब्लिश होगा उसे हम कहेंगे पार्शियल कोरिलेशन। क्यों उसको पार्शियल बोलेंगे, क्योंकि वो जो कोरिलेशन है वो सिर्फ 3 वेरिएबल से मिला है हमको, सारे वेरिएबल का उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक दो वेरिएबल हमने छोड़ दिए हैं, राइट। इसीलिए जब भी हम लोग कुछ वेरिएबल को छोड़ के बाकी के वेरिएबल को यूज करके जब कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे पार्शियल कोरिलेशन। जैसे 5 वेरिएबल में से मैंने 2 को छोड़ दिया, सिर्फ 3 को यूज करके मैंने अगर कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया तो उसे मैं बोलूंगा पार्शियल कोरिलेशन। बट अगर मेरे पास 5 वेरिएबल हैं और अगर मैं पांचों के पांचों वेरिएबल को यूज कर लूं कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, राइट, देन माय कोरिलेशन इज कॉल्ड टोटल कोरिलेशन। तो अगेन यहां पर लॉजिक काफी सिंपल सा है पार्शियल और टोटल का। पार्शियल कोरिलेशन कब होगा, पहले तो हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल होने चाहिए और उन वेरिएबल में से कुछ वेरिएबल को छोड़ के बाकी के वेरिएबल को लेकर अगर हम कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं देन वी कॉल इट पार्शियल कोरिलेशन। और दूसरा केस, अगर हम सारे के सारे वेरिएबल को यूज कर लेते हैं to establish the correlation, then we call it total correlation. So here partial and total is given by this, right? When more than 2 variables are under study, and if we establish relationship by excluding some variables, then we call it partial correlation. And second, when we are studying more than 2 variables and if we establish correlation without excluding any variable, मतलब के सारे वेरिएबल को कंसीडर कर लेना है, राइट, देन दिस काइंड ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड टोटल कोरिलेशन, राइट। तो ये है हमारा थर्ड एंड फोर्थ टाइप, राइट। नाउ प्लीज
टेल मी, क्या ये दोनों टाइप आप सब लोगों को क्लियर है लॉजिक वाइज? इज इट क्लियर टू ऑल? So I got response from Shreyas. What about others? Everyone needs to respond here in chat box. Yash, Keval, Naimish, Harsh. बाकी के लोग कहाँ गए? सो गए क्या? यस, मोहित, मन, पूजन, भाविशा, हर्षिक, अलाई. Okay, so it seems that all the four types are clear to all, right? ये चार टाइप हैं, चारों टाइप समझना बहुत आसान है, बस उसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, राइट? सबसे पहले फिर से एक बार चारों के लॉजिक देख लेते हैं. सबसे पहला था पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव कब होगा? जब सेम डायरेक्शन हो. नेगेटिव कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन हो. उसके बाद हम लोगों ने देखा लीनियर नॉन लीनियर. लीनियर कब होगा? जब रेशियो कांस्टेंट हो. नॉन लीनियर कब होगा? जब रेशियो नॉन कांस्टेंट हो. उसके बाद हम लोगों ने देखा सिंपल एंड मल्टीपल. सिंपल कब होगा? जब सिर्फ दो वेरिएबल की बात हो. और मल्टीपल कब होगा? जब दो से ज्यादा वेरिएबल हो. और पार्शियल और टोटल कब होगा? पार्शियल टोटल में पहले तो ये चीज कंफर्म है कि दो से ज्यादा वेरिएबल को ही हमें स्टडी करना है. तो दो से ज्यादा वेरिएबल जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो कुछ वेरिएबल को छोड़ के बाकी के वेरिएबल से अगर हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो उसको हम पार्शियल कोरिलेशन बोलेंगे. और अगर सारे वेरिएबल यूज करके रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो वो टोटल कोरिलेशन है. Okay, meanwhile, Amit has commented something. Sir, partial and total को multiple correlation कह सकते हैं. Yes, अमित, जब भी हम लोग पार्शियल और टोटल कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं तब जो कोरिलेशन हमको मिलता है वो मल्टीपल कोरिलेशन तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल और टोटल जो है वो दोनों केस में हम लोग दो से ज्यादा वेरिएबल को स्टडी करेंगे, राइट? तो जो भी कोरिलेशन मिलेगा वो मल्टीपल कोरिलेशन भी होगा, और अगर हमने सारे वेरिएबल यूज किए हैं तो वो टोटल कोरिलेशन भी होगा, राइट? तो ये जरूर नहीं है कि कोरिलेशन जो है वो एक ही टाइप में बिलोंग करता हो. मल्टीपल कोरिलेशन टोटल भी हो सकता है, दोनों एक साथ पॉसिबल है. इट्स पॉसिबल, राइट? तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा अमित ने, राइट? दैट मींस अमित पूरे कंसंट्रेशन से अभी सेशन अटेंड कर रहा है, राइट? उसको समझ में आ रहा है, राइट? तो ये हमारे चार टाइप थे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. मेथड्स ऑफ स्टडीइंग. दो वेरिएबल के लिए या दो से ज्यादा वेरिएबल के लिए. सो विच मेथड्स वी हैव अवेलेबल विथ अस इन आवर सिलेबस? दो तरह के मेथड हैं, राइट? फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, राइट, जिसमें हम लोग ग्राफ यूज करके कोरिलेशन पता करेंगे. एंड सेकंड इज मैथमेटिकल मेथड, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करके पता करेंगे दैट व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. अब ग्राफिकल मेथड में हमारे पास अगेन दो टाइप हैं. फर्स्ट वन यूजिंग दी स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम को यूज करके. एंड सेकंड यूजिंग दी सिंपल ग्राफ. तो ये दो ग्राफ या डायग्राम यूज करके हम लोग कोरिलेशन डिसाइड करेंगे यूज इन द ग्राफिकल मेथड. एंड इन द मैथमेटिकल मेथड in our syllabus we have two techniques. First one is Carl Pearson's coefficient. बस ये Carl Pearson coefficient probability वाले पार्ट में भी था, यहां पर भी है. So with that coefficient we can decide what kind of correlation is there between the variable. और दूसरा मेथड है हमारे पास Spearman's rank coefficient correlation, right? तो ये दोनों मैथमेटिकल मेथड्स हैं which will be helpful in establishing correlation. दोनों मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल भी और मैथमेटिकल भी. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल से. सो इन ग्राफिकल द फर्स्ट वन इज स्कैटर डायग्राम. नाउ व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? स्कैटर डायग्राम मतलब क्या? मान लो आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई. वो दो वेरिएबल एक्स और वाई को आप लोग अगर 2D में प्लॉट करोगे तो ऑब्वियसली हर एक एक्स और वाई का वैल्यू आपको क्या देगा? वहां पर एक पॉइंट देगा, राइट? और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट आपका एक्स वेरिएबल का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा
और y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका y वेरिएबल का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे आपके पास जितने भी डेटा है, मान लो दो वेरिएबल x और y के लिए आपके पास 10 डेटा है या 20 डेटा है या 50 डेटा है, राइट, वो सारे डेटा को अगर आप 2D में प्लॉट कर दो पॉइंट्स के फॉर्म में, राइट, तो आपको पूरा एक डायग्राम मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखेंगे, राइट। तो ये जो डायग्राम बनेगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट, दिस काइंड ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम मतलब क्या? A scatter diagram is a graphical representation of relation between two or more variables in form of points, right? उसको अगर आप देखो तो वो आपको इस तरह से दिखेगा, राइट। दिस काइंड ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। इसमें जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट कोई ना कोई एक्स और वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। मैं कोई भी पॉइंट अगर उठा के देख लूं तो उसमें कोई कुछ एक्स की वैल्यू रहेगी और कुछ वाई की वैल्यू रहेगी, राइट। तो इस तरह से अगर एक्स वाई के डेटा को हम 2D में प्लॉट कर दें in form of points, then this kind of diagram is called scatter diagram, right? अब ये स्कैटर डायग्राम से हमको कैसे पता चलेगा कि किस तरह का रिलेशन है वेरिएबल के बीच में, राइट? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस तरह का पैटर्न है, पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, राइट। वो कुछ ऑब्जर्व करके हम लोग पता कर पाएंगे कि भी रिलेशन किस तरह का है। तो किस तरह के ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, लेट्स सी कि स्कैटर डायग्राम कितने टाइप के होते हैं और उस टाइप के हिसाब से क्या रिलेशन हमको मिलेगा बिटवीन दी वेरिएबल्स। सो लेट्स सी फर्स्ट वन। सबसे पहला है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। तो ये कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम से कैसे पता चलेगा हमको? उस केस में आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। इट विल बी हैविंग फ्यू पॉइंट्स और वो सारे के सारे जो पॉइंट है इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये डायग्राम में आपको जो पॉइंट दिख रहे हैं, मैं अगर इसको पेन लेके अगर कनेक्ट कर दूं, लेट मी डू इट, मैं अगर इसको कनेक्ट करूं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखाई देगा, राइट। इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर सारे के सारे जो आपके स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसके साथ साथ y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। x का वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और y का वैल्यू फ्रॉम बॉटम टू टॉप इंक्रीज होगा। तो हर एक पॉइंट में अगर देखूं x का वैल्यू सेकंड पॉइंट के हिसाब से बड़ा हुआ है तो y का वैल्यू है वो भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये y का वैल्यू था यहाँ पर, दूसरे पॉइंट के लिए y का वैल्यू है तो इंक्रीज हुआ, तीसरे के लिए ये y का वैल्यू है तो वो भी इंक्रीज हुआ, चौथे के लिए ये y का वैल्यू है तो वो भी इंक्रीज हुआ। सिमिलरली x के लिए कलर चेंज कर देते हैं, लेट फॉर x, ये पहले पॉइंट के लिए हमारा x का वैल्यू था, ये दूसरे पॉइंट के लिए हमारा x का वैल्यू है, ये तीसरे पॉइंट के लिए हमारा x का वैल्यू है, ये चौथे पॉइंट के लिए हमारा x का वैल्यू है। मतलब x का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है और y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर डायरेक्शन जो है वो दोनों का सेम है, x इंक्रीज हुआ तो y भी इंक्रीज हुआ। तो दो चीजें हम लोगों ने यहां पर ऑब्जर्व की, पहला एक तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहां पर और दूसरा डायरेक्शन सेम है। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ये पॉजिटिव तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो जब हम लोग टाइप डिस्कस किया था कि डायरेक्शन सेम है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, और डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो नेगेटिव कोरिलेशन। तो क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन सेम है तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और ये जो तीसरा वर्ड है परफेक्ट, ये परफेक्ट वर्ड हमको कब यूज करना है, जब सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पे हो, राइट, तब हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परफेक्ट। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि सारे के सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए, और दूसरा एक्स और वाई का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम मतलब एक्स अगर इंक्रीज हो तो वाई भी इंक्रीज होना चाहिए, एक्स अगर डिक्रीज हो तो वाई भी डिक्रीज होना चाहिए। देन वी कॉल इट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। वो चीज यहां पर मेंशन की हुई है दैट ऑल दी पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग फ्रॉम द लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू दी अपर राइट कॉर्नर। और ये लोअर लेफ्ट और अपर राइट अगर आपको समझ में ना आए तो सिंपली इतना याद रखो कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, राइट। ये हमारा पहला केस है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा केस परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। तो अभी इसमें क्या लगता है आपको, लॉजिक क्या होना चाहिए?
मैंने आपको परफेक्ट पॉजिटिव के बारे में बता दिया, राइट, कि पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्शन सेम है, और परफेक्ट वर्ड हम तब यूज कर सकते हैं जब सारे पॉइंट एक ही लाइन पे हो। तो वो लॉजिक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया पहले वाले केस में, उसको यूज करके अभी आपको क्या लगता है ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होना चाहिए, राइट? बता पाएगा कोई मुझे? एनीवन कैन ट्राई, you can give answer by unmuting your mic, or you can comment in chat box, whatever is comfortable to you. Yes, Mohit says all points on exactly opposite side. Just says upper right corner too. यस, एक्चुअली ये अपर लेफ्ट से लोअर राइट तक जाएगा, राइट? और मोहित, ऑल पॉइंट्स ऑन एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड नहीं, पॉइंट्स ऑपोजिट साइड पे नहीं होंगे, उनका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन से हमारा मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसको हम डायरेक्शन के सेंस में देख रहे हैं कि एक वेरिएबल का वैल्यू अगर इंक्रीज है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा अगर डिक्रीज होता है तो उसे हम ऑपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे। दोनों अगर इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेम डायरेक्शन बोलेंगे, राइट? तो यहां पर एक तो हमको दिया है नेगेटिव कोरिलेशन, इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। और परफेक्ट वर्ड हम कब यूज करेंगे? जब सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे बिलोंग करते हो। तो इसका अगर आप ग्राफ देखो तो वो इस तरह से होगा। ये ग्राफ अगर आप देखो, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पे आपको दिख रहे हैं। मैं अगर इसको कनेक्ट करूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखाई देगा, राइट? तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए परफेक्ट वर्ड तो एलिजिबल हो गया। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, इसमें वाई का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अब एक्स का वैल्यू कैसे बढ़ा इसमें, राइट? सबसे पहले पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू ये था 0, फिर दूसरे पॉइंट के लिए ये हमारा एक्स का वैल्यू है, तीसरे पॉइंट के लिए ये हमारा एक्स का वैल्यू है, फिर आगे वाले आने वाले पॉइंट के लिए ये एक्स का वैल्यू है, राइट? फिर ये एक्स का वैल्यू। सो एज यू कैन सी एक्स का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, 1 2 3, वो इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। बट अगर आप वाई का वैल्यू देखो, इसमें वाई का वैल्यू सबसे पहले हाइट जो था वो ये था पहले पॉइंट के लिए, फिर दूसरे पॉइंट के लिए हाइट ये मिल गया, तीसरे पॉइंट के लिए ये हमारा हाइट था, फिर आगे आने वाले पॉइंट के लिए ये हाइट है, फिर ये हमारा हाइट हुआ। मतलब ये हाइट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और x की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। मतलब जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो अपोजिट है, एक का डायरेक्शन इंक्रीजिंग है और दूसरे का क्या है? डिक्रीजिंग, राइट? तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। और परफेक्ट वर्ड हमको क्यों यूज करना है? क्योंकि सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, राइट? इट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ रिगार्डिंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो लॉजिक वाइज आप लोगों को क्या याद रखना है? लॉजिक वाइज आप लोगों को ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट? या फिर आप इसको लीनियर कोरिलेशन भी बोल सकते हो। हमने जो टाइप डिस्कस किए थे ना, उसमें हमने ये भी देखा था कि अगर रेशियो कांस्टेंट है तो वो लीनियर रहेगा और वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन देगा। तो इस तरह के केस में भी आप देखोगे तो रेशियो आपको कांस्टेंट मिलेगा इस तरह के डेटा के लिए। तो ये लीनियर कोरिलेशन भी है, राइट? इसको हम लीनियर कोरिलेशन भी बोल सकते हैं, राइट? तो वो तो अलग अलग टाइप्स थे, राइट? ये पॉसिबल है कि कोई कोरिलेशन जो है वो दो टाइप के लिए भी एलिजिबल हो, तो इसको हम लीनियर कोरिलेशन भी बोल सकते हैं। बट लीनियर होने के साथ साथ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन वो इस लॉजिक से डिफाइन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन। सो दिस इज रिगार्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन विथ अ वर्ड परफेक्ट। चलो, ये लॉजिक वाइज सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल? गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स, इज इट क्लियर टू ऑल? पहले दोनों टाइप, गुड। ओके, सो सिंस दिस इज क्लियर, चलो आगे जाते हैं। ये पहले दो ऑब्जर्वेशन थे कि जो डायग्राम को देख के हमको पता चलेंगे कि भी किस तरह का कोरिलेशन है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि डायग्राम से और क्या क्या चीजें हमको पता चल सकती हैं। तो डायग्राम से हमको ये पता चलेगा दैट
whether it is having high degree positive correlation or high degree negative correlation, right? Now again positive और negative के लिए तो logic वही है. If direction is same, we call it positive correlation. If direction is opposite, we call it negative correlation. तो इसके अलावा एक नया वर्ड कौन सा ऐड हुआ यहाँ पर? हाई डिग्री. तो ये हाई डिग्री वर्ड जो है ये आपको कब यूज करना है? जब आप डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहे हो और आप ये देखो कि आपके जो सारे पॉइंट्स हैं, पिछले केस में क्या था कि वो सब लोग मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, बट हियर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको एक ऐसा एक स्ट्रिप बनता हुआ दिखाई देगा. स्ट्रिप मतलब एक पट्टी जैसा, ये हमारा स्ट्रिप है. सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रिप बनता हुआ दिखे फॉर योर पॉइंट्स, और दूसरा कि अगर एक्स और वाई जो है उनका डायरेक्शन भी अगर सेम होता है, तो इस तरह के कोरिलेशन को हम क्या बोलेंगे? हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन. तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कब होना चाहिए? उसके दो रिक्वायरमेंट हुए. पहला रिक्वायरमेंट कि डायग्राम में ऐसा एक स्ट्रिप बनना चाहिए, राइट? जो ऐसा अभी आपको डायग्राम में दिख रहा है वैसा एक स्ट्रिप बनना चाहिए. और दूसरा डायरेक्शन जो है एक्स और वाई वेरिएबल का वो सेम होना चाहिए. सेम मतलब यहां पर आपको दिख रहा है कि एक्स का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, तो वाई का भी हाइट बढ़ रहा है यहाँ पर, राइट? वाई के भी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो एक्स भी इंक्रीजिंग है और वाई भी इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन है. और क्योंकि स्ट्रिप बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन. तो सिमिलरली हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा? उसमें भी हाई डिग्री वर्ड है, इसका मतलब एक स्ट्रिप बनेगा, बट नेगेटिव है इसलिए इसका मतलब कि डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट. तो हाई डिग्री नेगेटिव के लिए हमको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा. अगेन उसमें भी आपको इस तरह का एक स्ट्रिप बनता हुआ दिखाई देगा. तो क्योंकि इसमें हमको एक स्ट्रिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग हाई डिग्री बोलेंगे. और इसमें जैसे जैसे एक्स का वैल्यू आगे बढ़ रहा है, वाई के लिए हाइट कम हो रहा है. दैट मीन्स यहां पर एक्स और वाई का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है. दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ डेटा विल गिव यू हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन. तो इसे हम लोग बोलेंगे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? तो ये लॉजिक है हाई डिग्री पॉजिटिव और हाई डिग्री नेगेटिव का, राइट? तो यहां पर भी दो चीजें आपको याद रखनी है. पहला स्ट्रिप बनना चाहिए, दूसरा स्ट्रिप के साथ साथ अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, स्ट्रिप के साथ साथ अगर नेगेटिव सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? सो ये बाकी के दो ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग ग्राफ को यूज करके दे सकते हैं अबाउट कोरिलेशन, राइट? एंड आफ्टर दैट द लास्ट जो हमको ग्राफ से पता चल सकता है वो है नो कोरिलेशन, राइट? अब तक तो क्या था कि ग्राफ को देखकर बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा था. पहले वाले केस में स्ट्रेट लाइन, दूसरे वाले केस में एक स्ट्रिप बन रहा था, तो उससे हमको पता चल रहा था कि भाई रिलेशन तो है. फिर हमने देखा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमने उसको परफेक्ट नाम दिया, अगर स्ट्रिप बन रहा है तो हमने उसको हाई ऑर्डर नाम दिया, राइट? बट अगर मान लो कि ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा, ना तो स्ट्रिप बन रहा है ना तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, राइट? तो फिर उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नो कोरिलेशन, राइट? मान लो अगर इस तरह का आपका ग्राफ है, राइट, जिसमें आपके जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है 2D में, कहीं पर भी ना तो उसमें से कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, ना तो उसमें कोई स्ट्रिप बन रहा है, कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा, राइट? सो इससे क्या पता चलेगा हमको कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं दे आर हैविंग नो रिलेशन विद ईच अदर, राइट? क्योंकि ऐसा रैंडम बिहेवियर या ऐसा पूरा स्कैटर्ड प्लॉट तभी मिलता है जिसमें सारे पॉइंट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जब दोनों वेरिएबल जो हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप ना हो, राइट? तो अगर दो वेरिएबल जो है वो अगर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, देन वी कैन से उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा. तो अगर जब भी इस तरह का ग्राफ आपके सामने हो तो इसको तो देख के हमको क्या पता चलेगा कि ये जो वेरिएबल है दे आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर और दे आर हैविंग नो कोरिलेशन विथ ईच अदर. सो दिस इज समथिंग अबाउट नो कोरिलेशन. नो कोरिलेशन में आपको इस तरह का कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा वेयर दी पॉइंट्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2D. चलो ये रिलेटेड वेरिएबल्स के तो हमने बहुत एग्जांपल देखे व्हेन वी स्टार्टेड दिस सेशन, राइट? कि भाई हाइट और वेट हो गया, फिर प्राइस और डिमांड हो गया, राइट? इनकम और एक्सपेंडिचर हो गया. ये सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखे स्टार्टिंग में. वो सारे तो ऐसे एग्जांपल थे जहां पर हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो रिलेटेड थे. बट ऐसे कोई एग्जांपल हो सकते हैं जहां पर
वेरिएबल्स में कोई रिलेशन ना हो, मतलब कि इस वाले ये जो स्कैटर डायग्राम है उसके लिए कोई एग्जांपल दिमाग में आ रहा है आप लोगों की? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को, फिर आप लोगों को मुझे कुछ और एग्जांपल बना के देने हैं, क्रिएटिव, जो भी आपके दिमाग में आए। राइट, सपोज मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं, द रिलेशनशिप बिटवीन रेन एंड माई वेट, मतलब बारिश और मेरे वजन के बीच कोई रिलेशन है कि नहीं। राइट, तो ये चीजों को अगर आप देखो कि मैं अगर रेन का डेटा ले लूं एक्स वेरिएबल के लिए, और अगर मैं अपने वेट का डेटा ले लूं, तो जरूरी है कि बारिश ज्यादा हो तो मेरा वजन भी ज्यादा बढ़ जाए, या अगर बारिश कम हो तो मेरा वजन कम हो जाए। राइट, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन रेन एंड माई वेट? राइट, ऑब्वियसली लॉजिकली का आप देखो, दे आर हैविंग नो रिलेशन। तो अगर मैं रेन और वेट का अगर मैं डेटा लेके उसको मैं 2D में इस तरह से प्लॉट करूं स्कैटर डायग्राम में, तो चांसेस है कि मुझे इस तरह का डायग्राम मिले। राइट, फॉर रेन एंड माई वेट। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बारिश और वेट रिलेटेड, ये इस तरह का डेटा है विच आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर। तो ऐसा कोई डेटा आप लोग मुझे बना के दे सकते हैं? अभी पिछले लैब में भी मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिए थे सब लोगों ने। सो सेम थिंग आई एम आस्किंग टू योर लैब आल्सो। कोई ऐसा सिचुएशन सोचो जिसमें जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच कोई रिलेशन एस्टेब्लिश ना हो रहा हो। एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, यस, एग्जाम एंड टैलेंट। राइट, ये ऐसी दो चीजें हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। राइट, अगर आप टैलेंटेड हो तो ही आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स हो, जरूर नहीं है। कई ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जो पढ़ाई में काफी वीक थे, दे नेवर गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, बट स्टिल दे वर टैलेंटेड। ये दो चीजें ऐसी है, दे आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर। बट श्रेष्ठ इस केस में क्या है कि इसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे? रेन और वेट के केस में तो ताकि हमारे पास स्टेटिस्टिकल वैल्यूज होंगे उनके, एग्जाम में हम लोग मार्क ले सकते हैं। व्हाट अबाउट टैलेंट? राइट, बट फिर भी जो भी ये तुमने एग्जांपल दिया है, इट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद दिस वन, इट इज हैविंग नो कोरिलेशन। ऐसा कोई और एग्जांपल किसी और के पास हो इंटरेस्टिंग? एनीवन? चलो, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सोचो कोई एग्जांपल सोचो। सिर्फ श्रेयस कोई एक एग्जांपल दिमाग में आ रहा है और किसी को नहीं? ओके, भविष्य सेज हिट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड मार्क्स इन एग्जाम। ओके, ऑब्वियसली हाँ, ये दोनों तो कनेक्टेड नहीं होंगे, दे शुड नॉट हैव एनी कोरिलेशन विथ ईच अदर। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि यूसेज ऑफ टीवी एंड माय गैस बिल। अगर मैं टीवी ज्यादा यूज करता हूं तो उससे मेरा लाइट बिल बढ़ेगा, राइट, मेरा गैस बिल तो नहीं बढ़ेगा। सो माय गैस बिल एंड यूसेज ऑफ टीवी, दे हैव नो कोरिलेशन। ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया एक। सो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन पूछने का गूगल क्या था, दैट किस ऐसे भी केस हो सकते हैं जहां पर हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट ना करें। राइट, तो वो ये हमारा लास्ट केस हो जाएगा, और उसका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। इट वुड बी अ स्कैटर्ड प्लॉट विथ जहां पर पॉइंट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे ग्राफ में। राइट, तो ये हमारा लास्ट केस है। तो इतनी चीजें हम लोग डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायग्राम देख के। तो ये हमारा पहला मेथड था यूजिंग स्कैटर डायग्राम। नाउ सेकंड, इसके बाद जो था वो है सिंपल ग्राफ। दिस इज जस्ट यू नो ये एक स्लाइड रखा था ये बताने के लिए व्हाई दी स्कैटर डायग्राम मेथड इज यूज्ड कंपेयर टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेथड्स। क्यों ये मेथड ज्यादा यूज होता है? क्योंकि ये बहुत इजी है अप्लाई करना,
क्योंकि एक तो सिंपल है, नॉन मैथमेटिकल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको ग्राफ प्लॉट करना है और आपको कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। दूसरा कि समझने में काफी आसान रहता है, और चाहे डेटा का साइज कितना भी हो उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए ये मेथड जो है इट्स क्वाइट यूजफुल, राइट। तो ये एक्चुअली जस्ट ऐसे ही आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि व्हाई दिस मेथड इज यूजफुल फॉर अस। उसके बाद दूसरा है सिंपल ग्राफ, बट दिस मेथड इज नॉट दैट मच यूजफुल लाइक स्कैटर डायग्राम, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये सिंपल ग्राफ वाला टेक्निक जो है ये कब यूज होगा, जब मान लो हमारे पास दो वेरिएबल ऐसे हैं, मोस्टली जब टाइम सीरीज होता है ना, जैसे एक्स वेरिएबल जो है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, और वाई वेरिएबल जो है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। जैसे मान लो हाइट और वेट, राइट। अब हाइट और वेट को हम स्कैटर डायग्राम से भी तो कर ही सकते हैं चेक उसको, बट मान लो अगर मैं हाइट का ग्राफ ड्रॉ करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर वेट का भी मैं ग्राफ ड्रॉ करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम बच्चों की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, जब मान लो 1 साल से लेके 15 साल तक ले लो, तो 1 साल से 15 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है, तो मैं टाइम अगेंस्ट में हाइट का ग्राफ प्लॉट करूं और टाइम अगेंस्ट में वेट का ग्राफ प्लॉट करूं, तो आपको क्या दिखाई देगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे हाइट भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वजन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग कर्व हो गए, एक मेरे पास हाइट का कर्व होगा, दूसरा मेरे पास वेट का कर्व होगा। तो यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग कर्व को कंपेयर करके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे कि भाई दोनों कर्व जो है वो सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या दोनों कर्व ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक, तो ये सिंपल ग्राफ टेक्निक में हमको दो ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे या दो कर्व बनाने पड़ेंगे। तो ये जो टेक्निक है इसकी लिमिटेशन क्या है, ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब दो वेरिएबल जो है वो किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफाइन हो पाते हो, जैसे यहाँ पर टाइम के लिए। तो सिंपल ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्लॉट ग्राफ ऑन अ पेपर, सेपरेट पेपर, और वी विल गेट टू डिफरेंट कर्व्स, वन फॉर एक्स वेरिएबल एंड वन फॉर वाई वेरिएबल। और फिर उन दोनों कर्व को हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई दोनों कर्व सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर दोनों कर्व ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं देन वी आर हैविंग नेगेटिव कोरिलेशन। तो इस तरह से दो कर्व को ऑब्जर्व करके हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, राइट। तो ये जो मेथड है ये हम लोग मोस्टली कब यूज करते हैं, जब टाइम सीरीज वाला डेटा हो हमारे पास, राइट। जब एक्स भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो और वाई भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो, देन दिस मेथड इज मोर सुटेबल, राइट। तो ये हमारा सिंपल ग्राफ टेक्निक है। स्कैटर डायग्राम इज मोर पॉपुलर देन सिंपल ग्राफ, राइट, वो उसके मुकाबले ज्यादा पॉपुलर है। तो ये हमारा दूसरा मेथड हुआ यूजिंग दी टू कर्व्स। तो ये हमारा पहला पार्ट था यूजिंग दी ग्राफ्स, हाउ वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल। अब इसके बाद जो टेक्निक है वो है मैथमेटिकल मेथड, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करके रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, राइट। बट आई डोंट थिंक आज हम लोग वो स्टार्ट कर पाएंगे बिकॉज द टाइम इज अबाउट टू फिनिश। सो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे टिल सिंपल ग्राफ। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो एग्जाम में भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, राइट। मैथमेटिकल मेथड्स जो हैं उसके क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा होते हैं और ग्राफ वाले क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, राइट। तो स्कैटर डायग्राम और सिंपल ग्राफ से कैसे रिलेशन मिलेगा वो आपको पता होना चाहिए, बट मोस्टली ज्यादातर एग्जाम्पल जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में दैट विल बी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मेथड्स, जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट और स्पीयरमैन कोएफिशिएंट है उससे रिलेटेड होंगे। तो वो दोनों टेक्निक्स और उसके जो फॉर्मूला है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वील सी दी एग्जांपल्स। उसके बाद हम लोग कोरिलेशन के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये हमारे ग्राफिकल मेथड से। बिफोर वी फिनिश दिस सेशन लेट मी आस्क यू दिस वन मोर टाइम, क्या अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें किसी को कोई डाउट है, ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ में ना आई हो? Please give your response so we can conclude this session. Okay, Yash, Aditi, Mohit, Naimish, Bhavisha, Amit, Shreyas, Drashti, Keval, Nishita, Harshik, Harsh. Okay, so since there are no doubts, so
we'll finish today's session here. आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, right? In next session, we'll continue from the mathematical method and then we'll go with examples. So thank you all for attending this session, right? Have a nice day, right? आज आप लोगों ने थियरी पोर्शन पढ़ा है, so काफी बोरिंग और हैवी रहा होगा, so I hope कि आपका बाकी का दिन थोड़ा लाइट हो, right? And please make sure जिन लोगों का भी एक्सरसाइज बाकी है वो लोग अपना एक्सरसाइज एक बार खत्म कर ले आज. So with this, let's finish here. You can leave the meeting now. Thank you all for attending.